ठंड का कहर। बाहर काफी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। ठंड से लोगों के हाथ पैर सुन पड़ रहे थे। यहाँ तक कि लोग अपने घरों में रजाई से बाहर निकलने की भी नहीं सोच रहे थे। वहीं कविता, जो अपनी माँ सुनीता के साथ रहा करती थी, वो एक छोटी मोटी कंपनी में काम करके अपने परिवार का गुजर बसर किया करती। पिता के जाने के बाद उसने ही अपनी माँ की सारी जिम्मेदारी उठाई थी। ऐसे ही एक शाम सुनीता अब अपने हाथों में पूजा की थाली लिए मंदिर जाती है और वहाँ पंडित जी से कहती है, पंडित जी, कविता पूरे 22 साल की हो चुकी है। आखिर कब मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का मिलेगा? मैं तो चाहती हूँ कि वो एक ऐसे घर में जाए जहाँ उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, पर अब तक आपने ऐसा कोई लड़का नहीं बताया। ऐसा लगता है आपने मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता ढूंढा ही नहीं। आप और लोगों की बेटियों के रिश्ते लगवा रहे हैं, पर मेरी बेटी के लिए रिश्ता क्यों नहीं आ रहा? जी देखिए सुनीता बहन, मैं मानता हूँ कि मैं और लड़कियों के लिए रिश्ते लेकर आ रहा हूँ और यहाँ तक कि मैं उनकी शादी भी करवा रहा हूँ, पर आप समझने की कोशिश करिए, मैं जिनकी शादी करवा रहा हूँ वे कोई ऐसी वैसी फैमिली नहीं है, बल्कि बड़े बड़े घर के लोग हैं। अब वे लोग दहेज देने को भी तैयार हैं और मेरे पास रिश्ते भी ऐसे ही आते हैं जो खुल्लम खुल्ला दहेज मांगते हैं। लेकिन आपके घर के हालात ऐसे नहीं है कि आप लड़के वालों को दहेज दे सके, ये बात आप भी बेखूबी जानती हैं। और वैसे भी कविता बेटी न सिर्फ आपकी है बल्कि वह मेरी भी बेटी जैसी है। मैंने भी उसे बचपन से यहाँ खेलते कूदते और यहाँ तक कि पढ़ते हुए भी देखा है। मैं अपनी बच्ची को किसी ऐसे घर में नहीं डाल सकता जहाँ उसे सिर्फ तकलीफ मिले, वह भी सिर्फ दहेज के पीछे। भले ही मैं अपनी बच्ची कविता के लिए थोड़ा कम अमीर परिवार ढूंढूंगा, लेकिन ऐसा घर ढूंढूंगा जहाँ उसे सुख और शांति मिले। पंडित जी की बात सुनकर अब सुनीता को भी यही लगता है कि शायद पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए वो बिना कुछ कहे मंदिर में पूजा करके अपने घर वापस आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन पंडित जी अचानक सुनीता के घर आते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि कविता चूल्हे पर खाना बना रही थी। जैसे ही कविता पंडित जी को देखती है, वो फौरन उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है और फटाफट उनके लिए चाय चढ़ा देती है। पंडित जी, आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ? सुनीता बहन, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं अपनी बच्ची के लिए एक ऐसा रिश्ता ढूंढूंगा जहाँ उसे सुख और शांति दोनों मिले। और देखो, मुझे मेरी बिटिया के लिए एक ऐसा ही घर मिल गया है। वह परिवार ना तो ज्यादा अमीर है और ना ही ज्यादा गरीब, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उनकी दहेज की मांग नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने पंडित जी। अगर वो बिना दहेज के शादी कर रहे हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आज के जमाने में अगर कोई दहेज नहीं ले रहा तो वो हमारी किस्मत है। पंडित जी की बात सुनकर सुनीता को सुकून मिलता है और इस तरह अमन और कविता का रिश्ता पक्का हो जाता है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ अमन और कविता की शादी हो जाती है। शादी के बाद कविता अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ एक छोटा सा कच्चा मकान था और सुख सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं था। और जब अगली सुबह होती है तो उसके साथ निर्मला चिल्लाती हुई कहती है, अरे ओ कविता, सूरज निकल आया है और तू अभी तक पड़ी है। चल जल्दी उठ, नल से पानी भर कर ला और चूल्हा सुलगा। जाड़ों के दिन है, सब काम टाइम से होने चाहिए। जी माँ जी, मैं अभी उठती हूँ। बस रात को ठंड की वजह से नींद नहीं आई थी, इसलिए थोड़ी आंख लग गई। नींद कैसे आएगी? महलों की रानी जो ठहरी, अब गरीबी में आई है तो आदत डाल ले। यहाँ रजाई गद्दे नहीं मिलेंगे, इसी पतले कंबल में गुजारा करना पड़ेगा। जा, अब बातें कम बना और काम पर लग जा। कविता कांपती हुई बाहर आती है और कड़ाके की ठंड थी। उसके पास पहनने को एक ढंग का स्वेटर तक नहीं था। वो ठंडे पानी से बर्तन मांजने लगती है। तभी उसका पति अमन वहाँ आ जाता है। अरे कविता, तुम इतनी सुबह इस बर्फ जैसे पानी में हाथ क्यों डाल रही हो? रुको, मैं थोड़ा पानी गर्म कर देता हूँ, फिर तुम काम कर लेना। नहीं नहीं अमन जी, आप रहने दीजिए। माँ जी देख लेंगी तो गुस्सा करेंगी। वो कह रही थी कि हमें गैस बचानी चाहिए। माँ तो पुरानी सोच की है, वो नहीं समझती कि इस ठंड में बीमार पड़ जाओगी। तुम अंदर जाओ और थोड़ा हाथ सेक लो, बाकी का काम मैं देख लूंगा। मुझे बुरा लगता है जब तुम इस ठंड में ऐसे ठिठुरती हो। अमन अपनी माँ से छुपकर कविता की मदद करता है। वो खुद लकड़ियाँ काटता है और चूल्हा जलाने में हाथ बटाता है, लेकिन सास निर्मला की नजर सिर्फ कविता पर टिकी रहती है। और जब वो अंदर से बाहर आती है तो अपने बेटे को काम करते देखकर कहती है, देख रही हूँ मैं बेटा कि तू हाथ बटा रहा है और बहू आराम कर रही है। अमन, तू इसे बिगाड़ रहा है। अगर अभी से काम की आदत नहीं डाली तो ये इस गरीब घर में कैसे रहेगी? माँ, काम करने से मना कौन कर रहा है? पर देखो तो सही कितनी ठंड है। इसके पास तो ढंग का शॉल भी नहीं है। सोच रहा हूँ कि इस महीने जो मेरी पगार मिलेगी उससे इसके लिए एक अच्छा स्वेटर ले आऊं। अच्छा, घर में खाने को दाना नहीं है और तुझे स्वेटर की पड़ी है? पहले राशन देखेंगे या इसकी फरमाइशें पूरी करेंगे।
कविता ये सब सुनकर चुप हो जाती है। उसे दुख होता है कि उसकी वजह से माँ बेटे में बहस हो रही है। वो सूखी रोटी और नमक खाकर दिन गुजारती है पर कभी शिकायत नहीं करती। ऐसे ही समय गुजरता है। एक रात ठंड इतनी बढ़ जाती है कि कविता की कपकपी छूटने लगती है और जब अमन आंखें खोलता है तो वो अपना चादर कविता को उड़ाते हुए कहता है, कविता तुम ये भी ले लो, मुझे ठंड नहीं लग रही। नहीं अमन जी, आप खाली बदन सोएंगी तो बीमार पड़ जाएंगे। आप बहुत मेहनत करते हैं, आपका ठीक रहना जरूरी है। तुम मेरी फिक्र छोड़ो, तुमने अपनी माँ का घर छोड़कर मेरा साथ देने का फैसला किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं भले ही गरीब हूँ पर वादा करता हूँ कि एक दिन तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा। अभी थोड़े दिन हिम्मत रखो। अमन की बात सुनकर कविता मुस्कुरा देती है और अमन को पकड़कर सो जाती है। अगले दिन कविता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। ठंड की वजह से उसे तेज बुखार चढ़ जाता है। अमन परेशान हो जाता है पर घर में दवाइयों के पैसे नहीं होते। तभी अमन अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ देखो कविता को कितनी तेज बुखार है, इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। और थोड़ा काढ़ा पिला दे, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के पास जाएगा तो वो सैकड़ों रुपए ऐंठ लेगा। नहीं माँ, पैसे आज नहीं तो कल आ जाएंगे, पर अगर कविता को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और आप कैसी माँ है? अरे आपने ही तो मेरी शादी कविता से करवाई है ना, वह भी बिना दहेज के। अब जब शादी करके वह इस घर में आई है तो आपके साथ साथ मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका ख्याल रखें। मैं जानता हूँ जितनी सख्ती आप दिखा रही है उतनी सख्त आप है नहीं। आखिर क्यों आप हर वक्त कविता को अपनी नजरों पर चढ़ाई रहती हैं? क्यों उसे अपनी ममता नहीं दे रही? बेचारी क्या नहीं करती। आज जब वह बीमार है तो आप इस तरह कह रही हैं। बेटे की बात सुनकर अब निर्मला को भी ये एहसास होता है कि वो कितनी गलत थी। तो वो अपनी सबसे कीमती घड़ी बेचकर दवाई लाता है। जब कविता को होश आता है तो वो देखती है कि अमन उसके पास बैठा उसके पैर दबा रहा है। आप मेरे लिए इतना सब क्यों करते हैं? मैं तो बस आपकी एक गरीब पत्नी हूँ। तुम मेरी पत्नी ही नहीं मेरी ताकत हो। गरीबी हमारे नसीब में है पर दिल तो हमारा अमीर हो सकता है ना। जब तक मैं हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अमन का ये प्यार देखकर कविता अपना सारा दुख भूल जाती है। उसे समझ आता है कि ससुराल भले ही गरीब है और सास सख्त है, पर अगर पति का साथ हो तो सूखी रोटी भी 56 भोग जैसी लगती है। धीरे धीरे निर्मला का दिल पिघलने लगता है और वो भी अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करने। टीवी पर लगातार बारिश और बाढ़ की खबरें दिखाई जा रही थी। मोहन भी मजदूरी का काम करने शहर गया हुआ था। मोहन शहर के पास बनी एक निचली बस्ती में रहता था। जब उसने लौटते हुए एक दुकान पर चल रही खबर सुनी तो वो घबरा गया। आज की बड़ी खबर, कई निचले इलाकों में बने घरों में पानी घुस गया है। आलम ये है कि कच्ची बस्तियों में रहने वाले सैकड़ों गरीब परिवारों का सारा सामान बह गया है। यहाँ तक कि लोगों के पास आटा, नमक और खाने का राशन भी नहीं बचा। कई लोगों को अपने रिश्तेदारों के घर जाकर रात गुजारनी पड़ रही है। जल्दी से जल्दी सब लोग निचली बस्तियों को खाली कर रहे हैं। भैया ये खबर कितनी देर पहले की है? ये तो सुबह ही आ रही थी। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? हाँ भैया, मेरा घर भी निचली बस्ती में है, इसलिए चिंता में हूँ। अच्छा चलता हूँ, राम राम। पता नहीं घर का क्या हाल होगा। कब से सोच रहा था छत ठीक करवा लूं, पर क्या करूं, बारिशों में कोई मजदूरी का काम ही नहीं देता। थोड़ा सामान खरीद कर घर ले जाता हूँ। पता नहीं ज्यादा बारिश बढ़ गई तो कुछ खाने पीने को भी मिले या नहीं। मोहन परेशानी की हालत में अपने आप से बातें करता हुआ जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। बारिश की वजह से शहर की सड़कों पर भी पानी भर गया था। मोहन के पास 100-200 रुपए थे, जिनका वो खाने पीने का सामान खरीद कर घर पहुंचता है। उसकी पत्नी और बच्चे घर में घुसे पानी को बाहर फेंक रहे थे। सावित्री रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। लाओ बाल्टी मुझे दो। कितनी देर से बारिश आ रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश रुक जाए तो थोड़ा पानी घरों से नीचे उतर जाएगा। चिंता मत करो सावित्री, अब तो रात का समय है। हम कल सुबह ही शहर चले जाएंगे। यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं। पूजा, बिट्टू, ये लो बच्चों, ये खाने का सामान लाया था, इसे वहां सूखी जगह पर रख दो। मोहन और सावित्री काफी देर तक घर से पानी निकालने का प्रयास करते हैं। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। माँ बापू, बारिश रुक गई। अगर रुकी रहे तो कोई परेशानी नहीं होगी, फिर से शुरू हो गई तो हमें ये जगह खाली करके जाना ही होगा। ये लो, थोड़ा सा खा लो। जब से आए हो तब से तुमने कुछ भी नहीं खाया। अरे मोहन, अरे सामान बांध ले, पता नहीं कब हमें यहाँ से जाना पड़े। सब लोग बस्ती के बाहर बने बड़े पुल पर जा रहे हैं। हाँ बांध रहा हूँ, बस थोड़ा कुछ खा लूं। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। सुबह तक देखते हैं क्या होगा। अगर जरूरत पड़ी तो सामान बांध ही लेते हैं, जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। सावित्री सारा सामान बांध लेती है और सुबह होने का इंतजार करते हैं। मोहन थका हुआ था, इसलिए उसे लेटते ही गहरी नींद आ गई। बच्चे भी वहीं सो गए। सुबह सावित्री की आंख खुली तो उसने देखा कि उनकी खटिया के आसपास ढेरों पानी भरा हुआ है और लोग भागा दौड़ी मचा रहे हैं। अरे मोहन भैया जल्दी चलो, अरे निचले इलाके में बारिश के कारण बाढ़ आ गई है, हमें जल्दी ही पुल पर पहुंचना होगा।
सावित्री जल्दी बच्चों को उठा वरना बहुत देर हो जाएगी। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है और बारिश भी तेज हो गई है। पूजा बिट्टू उठो बच्चों, हमें यहाँ से जाना होगा। सावित्री, सारा सामान बाढ़ के पानी में भीग चुका है। अब कुछ भी ले जाना खतरे से खाली नहीं। बस किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। चल तू पूजा का हाथ पकड़, मैं बिट्टू का हाथ पकड़ता हूँ। अभी मोहन बिट्टू का हाथ पकड़ने आगे ही बढ़ा तभी मकान की छत टूटकर नीचे गिर गई और छत का एक टुकड़ा बिट्टू के सिर में जा लगा। बिट्टू के सिर से खून बहने लगा। बिट्टू बेहोश हो गया। बिट्टू मेरे बच्चे, सुनो जी कुछ करो। बिट्टू के सिर से खून बह रहा है, ये आंखें भी नहीं खोल रहा। घबरा मत सावित्री, बिट्टू को कुछ नहीं होगा, मैं कुछ करता हूँ। बारिश में बाढ़ के गहरे पानी में मोहन इधर उधर सबसे मदद मांगने लगता है। ओ भैया, तुम उस ओर जा रहे हो तो किसी डॉक्टर को भेज देना भैया, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे भाई, इतनी बारिश में इस बाढ़ के पानी में कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। सब शहर में रहते हैं, यहाँ निचले इलाके में कोई डॉक्टर नहीं आएगा। भैया यहाँ डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल है। एक काम करो, तुम पुल तक पहुँच जाओ, हो सकता है वहाँ कोई सुरक्षा कर्मी मिल जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं अभी जाता हूँ। हे भगवान, मेरा बच्चा, उसकी रक्षा करना प्रभु। बाढ़ के पानी में तैरता हुआ मोहन पुल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उधर सावित्री का रो रो कर बुरा हाल था। बिट्टू की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। घर में पानी भरा हुआ था और खून से लथपथ बिट्टू बेहोश पड़ा था। कहाँ रह गए जी, जल्दी आओ, हमारे बिट्टू की तबीयत बिगड़ती जा रही है। मेरे बच्चे आंखें खोल, इसका तो बदन बुखार से तप रहा है। हे ईश्वर, अब तो आप ही का सहारा है, इन्हें जल्दी से भेज दो। मोहन किसी तरह पुल तक पहुंचता है पर वहां भी भगदड़ मची हुई थी। भैया, यहाँ पर कोई डॉक्टर मिलेगा कहीं? तुमने कोई आसपास डॉक्टर देखा है? नहीं भैया, और यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। इतनी भीड़ में तुम्हें लगता है कि कोई डॉक्टर मिलेगा? अरे बाढ़ की वजह से हम गरीबों का कितना बुरा हाल है। सब इधर उधर अपने परिवार को ढूंढने में लगे हुए हैं, कहीं भी कोई डॉक्टर नहीं दिखाई दे रहा। भगवान मदद करो, मुझ गरीब पर दया करो, मेरी मदद करो। अचानक भीड़ में से एक डॉक्टर मोहन को रोता हुआ देख लेता है। अनुराधा, तुम बच्चों के साथ रहो, मुझे उस मजबूर पिता के साथ जाना होगा। लगता है उसका बच्चा बीमार है। पर इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। निचले इलाके में बाढ़ का पानी ऊपर तक आ गया, अगर आपको कुछ हो गया तो। अनुराधा, मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरा सबसे पहला कर्तव्य यही है कि मैं अपनी जान की परवाह किए बिना किसी की जान बचाऊं। अगर मैं आज इस गरीब मजदूर पिता के साथ नहीं गया तो कल मैं अपने पेशे और अपने समाज से आंखें नहीं मिला पाऊंगा। कुछ देर बाद सुरक्षा कर्मी आएंगे, तुम उनके साथ घर लौट जाना। मैं किसी न किसी तरह वापस आ जाऊंगा। उस डॉक्टर का नाम राकेश था। वो दूसरे शहर से वापसी आ रहा था। अचानक उसकी गाड़ी पुल पर भीड़ में फंस गई। आगे का पुल टूट चुका था, इसलिए कोई भी सहायता के बिना शहर तक नहीं जा पा रहा था। इसी बीच जब डॉक्टर राकेश ने मोहन को रोते बिलखते डॉक्टर के लिए पूछते देखा तो उससे रहा नहीं गया और अपना फर्ज निभाते हुए वो मोहन के पास पहुंचा। सुनो, मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हारा बेटा कहाँ है? मुझे जल्दी से ले चलो। आप डॉक्टर हो? हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। आप मेरे साथ कैसे जाओगे डॉक्टर साहब? आगे पानी भरा हुआ है, मेरा घर निचले इलाके में है। चिंता मत करो, मुझे तैरना आता है, मैं तैरकर तुम्हारे साथ चलता हूँ। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। इस मुसीबत की घड़ी में आप मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। भगवान आपका भला करे डॉक्टर साहब। वो उस तरफ मेरा घर है, आइए डॉक्टर साहब, वहाँ उस तरफ। डॉक्टर राकेश को तैरना आता था। बड़ी मुश्किल के साथ वो मोहन के साथ उसके घर तक पहुंचते हैं। बिट्टू की हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर राकेश ने जल्दी जल्दी बिट्टू का इलाज करना शुरू किया। आसपास घर में पानी भरा हुआ था, हर तरफ परेशानी ही परेशानी। फिर भी डॉक्टर राकेश ने हिम्मत नहीं हारी। अपना फर्ज निभाते हुए डॉक्टर राकेश ने बिट्टू का पूरी तरह इलाज किया। कुछ समय पश्चात बिट्टू को होश आ गया। बारिश अब तक थम चुकी थी। पानी धीरे धीरे घरों से उतरने लगा, पर घरों की हालत बहुत खराब थी। सब सामान बह चुका था। लोग इधर उधर भूखे प्यासे घूम रहे थे। घबराने की कोई बात नहीं है मोहन, मैंने सुरक्षा कर्मियों को फोन मिला दिया है, वो कुछ देर में यहाँ आ जाएंगे। उनकी तरफ से सभी निचले इलाकों के लोगों को पूरी मदद मिल जाएगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बिट्टू को समय पर दवा। जैसे ही डॉक्टर राकेश जाने लगता है, मोहन उनके पैरों में गिर जाता है। डॉक्टर साहब, विपदा की इस घड़ी में कोई भी इतनी सहायता नहीं करता जितनी आपने मेरी की है। मेरे घर के चिराग को बुझने से बचा लिया। मोहन, मैं तो बस अपना कर्म कर रहा था, और कर्म करने की प्रेरणा मुझे ईश्वर देते हैं। उस समय तुम्हें मेरी जरूरत थी, इसलिए मैंने अपना कर्तव्य निभाया, और अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिट्टू बिल्कुल ठीक है, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। डॉक्टर राकेश ने विपदा के समय मोहन की मदद करके एक महान नागरिक होने का परिचय दिया। बारिश और बाढ़ ये तो प्राकृतिक विपदा है जिनको रोका नहीं जा सकता, पर विपदा के समय हम किसी मजबूर की सहायता करें तो उससे बड़ा काम कोई नहीं। कुछ समय बाद सुरक्षा कर्मी निचले इलाकों में पहुंच जाते हैं और वहां से सब गरीब परिवारों को निकाल लिया जाता है, जिनमें मोहन और उसका परिवार भी था।
सरकार की तरफ से सबको जरूरत के सामान और रहने की जगह उपलब्ध कराई जाती है। बारिश के कहर से गरीब परिवारों का बहुत नुकसान हो गया था। कुछ समय बाद जब मौसम बदलता है तो फिर से जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आती है और गरीब परिवार एक बार फिर से नई उम्मीद के साथ जिंदगी के रास्ते पर बढ़ जाते हैं। Thanks for watching.